इसमें 16 ही खुलती हैं बस। नहीं वो चलो तो मैंने हटा दिया। हो गया। ओके, तो ये तो हमने कुछ बात की एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की, जिसके अंदर आता वीएसडी, एएसडी एंड पीडीए। अब बात करते हैं कुछ साइनोटिक की। उसमें सबसे पहले बात करते हैं टीओएफ, टॉफ। टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें क्या होता है, किसी को पता है कुछ? चार डिफेक्ट्स कौन कौन से? वीएसजी, करेक्टेशन ऑफ आयोटा, ओवर राइडिंग या फिर डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ आयोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर अट्रोफी। ओके, मेरा यह मानना है कि इस कंडीशन के अंदर केवल दो डिफेक्ट होते हैं और उन दो की वजह से और अदर डिफेक्ट्स अराइज हो जाते हैं। कौन कौन से दो होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जितना पढ़ा है समझ में आ रहा है? अब एक बार यहां पर ध्यान देना, सब लिखो मत कुछ भी, देखो यहां पर वेंट्रिक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर केवल दो कंडीशन होती हैं। एक होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, केवल दो चीज, अभी ये मान लो केवल इसके अंदर क्या होती है, दो चीजें होती है। वन इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस, अनदर इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये मैंने सेप्टल डिफेक्ट बना दिया और ये मैंने यहां पर स्टेनोसिस कर देता हूं मैं इसकी। ठीक है, कहने का मतलब है पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जाती है हमारे राइट हार्ट से, वो क्या हो गई है, नैरो हो गई है। उसके अंदर जो हमारे टिश्यूज हैं वो ज्यादा ओवरग्रो हो गए हैं। ठीक है, दैट इज स्टेनोसिस। यहां तक सबको समझ में आया? दोनों चीजें समझ में आ गई। अब देखो इनकी वजह से हुआ क्या। डीऑक्सिन ब्लड आया, यही ब्लड यहां पर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये पार्ट स्टेनोसिस है, ठीक है, तो यहां से ब्लड जाएगा तो जरूर, बट थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब ब्लड जो करेगा मूव कर सकता है। हमें पता है हमारा लेफ्ट हार्ट जो होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है हमारे राइट से, तो ब्लड मूव किया यहां से यहां पर। ठीक है, अभी बस सुनना, डाउट अराइज मत करना, मुझे पता है बहुत दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां से ब्लड यहां आ गया, यहां का वॉल्यूम बढ़ गया, बट वॉल्यूम यहां का जब बढ़ गया, बट यहां से जो ब्लड एग्जिट हो रहा है हमारे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी, वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्योर होकर आ रहा है, ब्लड प्योरीफाई होकर आया है इसके अंदर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, और यहां पर भी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से और इसका वॉल्यूम बढ़ ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, ब्लड यहां से यहां शंट होगा। ऐसा ही है, ठीक है। अब क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, तो इसका प्रेशर इसलिए ज्यादा क्योंकि इसकी थिकनेस भी ज्यादा है। ठीक है,
तो इसको इस जितना प्रेशर लगाने के लिए, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है, कम है, अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको थिकनेस भी क्या चाहिए, ज्यादा। थिकनेस क्या चाहिए, चलो इसकी हम थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, थिकनेस बढ़ा दी। जब इसकी थिकनेस बढ़ जाए, क्योंकि इसको ब्लड इसके अगेंस्ट भेजना है, तो इसकी थिकनेस भी बढ़ गई। ठीक है, उसको बोलते हैं हम, कहां की बढ़ी है, राइट हाइपरट्रोफी। ठीक है, अब जब ये ब्लड यहां पर जाएगा तो यहां पर ब्लड हो जाएगा मिक्स। ठीक है, और यही मिक्स ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, ओके। जब यहां का ब्लड मतलब धीरे धीरे, अब यहां से ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, मिक्स ब्लड जा रहा है, अब यहां धीरे धीरे इस आयोटा के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगी या फिर कम होगी, हाँ, सब मानते हो इस बात को, कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यहां से ब्लड जा रहा है मिनिमम, और यहां वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, वही ज्यादा वॉल्यूम यहां जाएगी, यहां वॉल्यूम क्या है, कम, लेफ्ट एट्रियम में वॉल्यूम क्या है, कम, और यहां पर क्या है, ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो आयोटा है इसकी ये लेंथ बढ़ जाएगी, जो ल्यूमन साइज है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा और वाइड हो जाएगा वो, वॉल्यूम जितना होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। अब हमारी जो वेसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होती हैं। ठीक है, आप उनको कितना भी खींच लो वो ब्रेक इतनी जल्दी नहीं होती। अब मान लो ये हमारा आयोटा था और ये हो गया हमारा वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से यही वॉल्यूम क्या करेगी, इस पर प्रेशर लगाएगी आयोटा पर, जिसकी वजह से आयोटा का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहां तो बढ़ेगा ना यहां पर पास में। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, मतलब वो थोड़ा सा और वाइड अप हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। एक चीज तो ये होती है ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा के अंदर कि उसका ल्यूमन का साइज बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, ज्यादा प्रेशर की वजह से ये जो हमारा आयोटा है अपनी पोजीशन से हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो पोजीशन ऑफ आयोटा। आया समझ में, आया नहीं आया सबको, तो हमारा जो फोर्थ साइन हो गया वो है ओवर राइडिंग एंड डेक्स्ट्रो पोजीशन, या फिर दिख रहा है ये यहां पर आपको, यहां लिख देते हैं। अभी कहानी यही खत्म नहीं होती। अब ये चार साइन तो आ गया, हमने बोल दिया इसको डेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। अब मुझे एक बात बताओ, इन चारों चैम्बर में से ऐसा कौन सा चैम्बर है जिसके पास ब्लड सबसे कम आ रहा है, लेफ्ट, बिल्कुल मानते हो आप इस चीज को, सबसे कम किसके पास आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के पास। देखो हमारी बॉडी के अंदर जिस पार्ट का भी यूज कम हो जाता है तो बॉडी उस पार्ट को श्रिंक करने लग जाती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मान लो आपने 6 महीने एक हाथ से डंबल लगाए और एक हाथ कभी टच नहीं किया, कभी ऊपर नीचे कभी मोड़ा नहीं, ऐसे की ऐसे ही रखा। ठीक है, जब आप इससे डंबल लगाओगे 6 महीने, ये हाथ तो थोड़ा मोटा हो जाएगा और ये पतला हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं था। यूज नहीं था तो यहाँ की मसल्स बिल्डअप नहीं रही, धीरे धीरे श्रिंक होने लग गई। तो हमारी बॉडी ऐसी करती है, जिस पार्ट का भी यूज मिनिमम हो जाता था उस पार्ट का वॉल्यूम भी वो कम करने लग जाती है। जैसे ड्यूरिंग इंट्रा लाइफ लंग्स का कोई काम नहीं था, ठीक है,
तो लंग्स का साइज छोटा होगा, इतना छोटा कि सिर से भी छोटा। जब एक बच्चा डिलीवर होता है तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस जाता होता है उसके चेस्ट सर्कमफ्रेंस से, बट जैसे ही लंग्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आज देखो हमारे ब्रेन से बहुत बड़े हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? जो भी ज्यादा फंक्शनल रहेगा उसकी साइज बढ़ेगी, और जो फंक्शनल नहीं रहेगा उसका साइज कम होगा। अब इन चारों चैम्बर में से ये वाला जो चैम्बर है, ठीक है, इसकी फंक्शन क्या है? कम है, तो इसका साइज क्या होने लग जाएगा? छोटा होने लग जाएगा। ओके, ये हमारा, इसका साइज तो छोटा नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो फुल वॉल्यूम ब्लड आ रहा है, बस इसके पास का मारा तो हमने इसका साइज छोटा कर दिया। जब हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो ये हार्ट कुछ दिखाई देगा ऐसा, ऐसे, और इसको बोलते हैं हम बूट शेप हार्ट। तो टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट के अंदर हमें देखने को मिलता है बूट शेप हार्ट। आया नहीं आया समझ में? आ गया सबको? लिखें इसके बारे में। ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? मिक्स। तो जब भी मिक्स ब्लड होगा तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी है? साइनोटिक। लिखो फिर, लिखो, इट इज द मोस्ट कॉमन, it is most common cyanotic, it is most common cyanotic CSG, CHD, which is characterized by four defect, which is characterized by four defect. कौन कौन से हैं वो चार डिफेक्ट? ओवरराइडिंग ऑफ और डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ aorta, pulmonary stenosis, VSG, and right ventricular hypertrophy. लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, this condition is associated with, this condition is associated with 22 chromosome, 22 chromosome deletion, 22 chromosome deletion, डिलीट होना मतलब, which is known as, इसको बोलते हैं हम डाइजोर सिंड्रोम। डाइजोर, डाइजोर सिंड्रोम। नेक्स्ट लिखो क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में लिखो
देखो, the baby the baby found the baby found acute cyanotic the baby found acute cyanotic at birth at birth next point लिखना acute episode of cyanosis acute episode of cyanosis and hypoxia is known as blue spell, dead spell, hypoxic spell. Acute episode of cyanosis is known as blue spell, dead spell, and hypoxic spell. Next लिखो, increase heart rate and respiration rate. Increase heart rate and respiratory rate. Clubbing of fingers. Clubbing of fingers. Clubbing of fingers. Next लिखो, poor growth. Poor growth. Failure to thrive. Failure to thrive. Restlessness. Restlessness. Dyspnea. Polycythemia. Polycythemia. ओके, अब एक बार सुनो। ऐसे क्लिनिकल फीचर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बच्चा लिथार्जिक होगा, डिस्पेनिक होगा, ठीक है, बट जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। जब साइनोसिस, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है साइनोसिस तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी की डिमांड ऑक्सीजन की ज्यादा है और वो उसको मिल नहीं रही। तो जब ऐसा होगा तो बच्चा साइनोस होगा, उसको एक्यूट एपिसोड ऑफ साइनोस आएगा, उसको हम बोलते हैं ब्लू स्पेल, डेड स्पेल या फिर हाइपोक्सिक स्पेल, ठीक है। सेकंड थिंग है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स क्या होता है कि जब हमारे पेरिफेरल पार्ट में, देखो हमारा ब्रेन बहुत चालाक होता है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करना चाहता है हमेशा, ठीक है। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारा सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। ऑक्सीजन जब बढ़ जाता है, सॉरी नहीं, कम कर देता है, सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम कर, जब ऑक्सीजन कम होता है तो वो सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस और कम कर देता है, ठीक है, और धीरे धीरे जो कम लो ब्लड वॉल्यूम है वो आगे जाता रहता है। अब क्या होगा, जब हमारे पेरिफेरल पार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे चेंजेस मैं आपको बताता हूँ कैसे।
आपने अपने जैसे हमारे जैसे ओल्डर ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, उनके हाथ पैर देखे हैं? उनके नेल्स और हमारे नेल्स में फर्क है या नहीं है? हमारे थोड़े शाइनी होते हैं, उनके थोड़े रफ ड्राई होते हैं और थिक होते हैं, है ना? थिक भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो जैसे जैसे पेरिफेरल पार्ट की तरफ हम जाएंगे तो वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो उनके जो नेल्स हैं, मतलब जो इनके जो नेल्स हैं वो काफी थिक होने लग जाएंगे। कहते हैं कि हमारा जो नेल होता है ऐसे, वो थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। यहां पर एक एंगल बनता है। अगर ये एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है, अगर ये एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं कि ये नेल नॉर्मल है। और अगर ये एंगल मोर देन 180 डिग्री चला जाता है तो उसको बोल देते हैं हम, इट इज क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। अब बहुत सारे कहेंगे यार एंगल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये हमें समझ नहीं आ रहा। सॉरी, इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है। हम क्या करेंगे, अपने दोनों नेल्स को लेकर ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, आपको इनके बीच में एक डायमंड शेप दिखाई देगा। देखो एक बार इसको, क्या समझ में आ रहा है? आया कुछ समझ में? क्या है ये? देखो, ये दिख रहा है, ये लेस देन 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये क्या है, मोर देन 180। ये दिख रहा है उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पर, बट ये क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ, और फिर ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, आया नहीं आया समझ में? और एक विंडो टेस्ट होता है जो मैंने आपको बताया, जिसको बोलते हैं हम सिमरोथ विंडो टेस्ट। सिमरोथ विंडो टेस्ट और कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया कि अगर जब आप इसको देखोगे, अगर ये इसके अंदर 180 का गैप होगा तो ऑब्वियसली बात है दूसरी फिंगर में 180 का गैप होगा। अगर एक नेल ऐसा है तो दूसरा नेल भी ऐसा ही होगा, तो दोनों के अंदर ऐसे गैप बनेगा, और ये विंडो जो बनेगी इसको बोलते हैं हम सिमरोथ विंडो। ठीक है, अगर ये बन रही है तो इसका मतलब क्लबिंग ऑफ फिंगर्स नहीं है, और अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब क्लबिंग ऑफ फिंगर्स है। ये क्यों होती है? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज ऑफ द पेरिफेरल फिंगर्स। ये हमारे पैरों में भी हो सकती है, हाथों में भी। आया नहीं आया समझ में? हटा दो इसको अब। अब आगे सुनो। ठीक है, और भी चीजें जैसे पुअर फीडिंग, पुअर ग्रोथ, रेस्टलेसनेस, डिस्पनिया वगैरह, ये साइन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया
थीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है इंक्रीज आरबीसी काउंट, मतलब हीमोग्लोबिन का बढ़ना। ये और कुछ नहीं है, हमारी बॉडी कंपनसेट कर रही थी उस वजह से बढ़ा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी जो बच्चे की जो इन्फेंट्स की जो बॉडी है, ठीक है, अब वो ग्रोथ कर रही है ज्यादा, हो उसकी ग्रोथ रेट पीक पर है, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी पीक पर होगी, ठीक है, बट वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, हार्ट रेट बढ़ा देगी। चलो इससे क्या पता पंप ज्यादा होने की वजह से ब्लड जल्दी पहुंच जाए ऑक्सीजनेटेड, बट उससे क्या फायदा, पहुंचेगा डीऑक्सीजनेटेड ही। उसने फिर रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ा दी कि ऑक्सीजन ज्यादा सैचुरेटेड आए, बट पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से माइनर सा ही तो ब्लड जा रहा था हमारा, ज्यादा थोड़ी जा रहा था सैचुरेशन के लिए। चलो ठीक है, उससे ही बात नहीं बनी। अब हमारा ब्रेन ये सोचेगा क्या पता जो सेल ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं क्या पता वही कम हो गए हो, और ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है, रेड ब्लड सेल्स। तो एक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का बच्चा आपको बहुत ज्यादा रेड इन अपीयर दिखाई देगा ड्यू टू इंक्रीज रेड ब्लड काउंट। ये आरबीसी क्यों बढ़े हैं, टू कंपनसेट, टू फुलफिल दी ऑक्सीजन डिमांड। और वो डिमांड हमारे हार्ट रेट और हमारे रेस्पिरेट से बढ़ी नहीं, बढ़ेगी तो अब भी नहीं, बट डब्ल्यूबीसी काउंट किस लिए इंक्रीज हुए हैं, टू कंपनसेट। आया नहीं आया समझ में? अरे ऐसे कैसे मुंह बना रखे तुम सबने, क्या हो गया, कौन सी सब्जी देख ली तुमने ऐसी? हाँ, पता नहीं ऐसे उदास उदास से हो रखे हो, क्या बात हो गई? हो जाएगा, सबका सिलेक्शन होगा, फिर पढ़ना फिर भी पड़ेगा। आया इतना समझ में? नेक्स्ट लिखो डायग्नोसिस। सबसे पहले नोट डालकर लिखो, ऑन चेस्ट एक्सरे। बोर हो गए हो? क्वेश्चन पूछ लूं? ठीक है, अगली क्लास में पूछूंगा मैं तुमसे। लिखो, ऑन चेस्ट एक्सरे क्या दिखाई देगा? लिखो, बूट शेप हार्ट, बूट शेप्ड हार्ट, बूट बूट, कार्डियक इको, कार्डियक इको, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कंफर्म द डायग्नोस। वैसे तो चेस्ट एक्सरे से ही कंफर्म हो रहा है हमें, ठीक है। हार्ट सिस्टोलिक मर्मर साउंड, हार्ट सिस्टोलिक मर्मर साउंड एट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जैसे वीएसडी में आ रही थी। हार्ट सिस्टोलिक मर्मर साउंड एट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट लिखो मैनेजमेंट। क्या हो गया? कंफर्मेटरी बूट शेप हार्ट, हाँ हो जाएगी उससे। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन हर बच्चा मुझसे पूछता है कि सर इसका आंसर ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो यहीं पर हो गया, नहीं तो कभी नहीं होना।
ओके, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन जो हर बुक में और हर किसी से सॉल्व नहीं होता, मगर आप यही क्वेश्चन आप किसी और से पूछोगे तो उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा तो, जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। ऐसा कहते हैं कि ये चारों जो है ये ट्रीटमेंट है, मतलब मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट है हमारे किसके, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के। कहते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन से भी बच्चे को हाइपोक्सिक स्पेल चला जाता है, O2 थेरेपी से भी हाइपोक्सिक स्पेल चला जाता है, डायजिपाम से भी हाइपोक्सिक स्पेल चला जाता है, और फेंटानिल से भी हाइपोक्सिक स्पेल चला जाता है। इन चारों से चला जाता है, और चारों ही ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि एक बच्चा है जो 4 साल का हमारे पास आता है टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट के साथ, एंड इज कम विद अ ब्लू स्पेल और एक्यूट एपिसोड ऑफ साइनोसिस, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट। ठीक है, अब इन चारों में से आप किस चीज को चूज करोगे? अच्छा चलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या बात है रुक जाओ रुक जाओ, अब मैं पहले बता देता हूं इनकी रैशनल क्या है ना, फिर आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन। ध्यान से सुनना, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, यही बात खत्म हो जाएगी, यहीं पर हो जाएगी। स्क्वेटिंग पोजीशन, जब भी हम बच्चे को स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बढ़ता है सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। क्या बढ़ता है? अब उससे क्या होगा, सुनो, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर क्या हो रहा था, हमारा जो ये पार्ट है, ठीक है, इसमें वीएसडी था और यहां पर था पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमें पता है कि इसके अंदर जो ब्लड की मूवमेंट हो रही है वो यहां से यहां हो रही है, और मिक्स ब्लड यहां से फ्लो कर रहा है। जैसे ही हमने बच्चे को स्क्वेटिंग पोजीशन दी तो सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया। सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये जो हमारी वेसल है, ठीक है, ये क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट हो गई। क्या हो गई? ये लो जी, यहां से होगी। ठीक है, जब ये भी कंस्ट्रिक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहां पर ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्ट हो गई, आगे फ्लो कम हो गया। जब ब्लड वॉल्यूम यहां बढ़ेगा तो ब्लड कहां से कहां मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। फिर यहां से ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन जाएगा तो जरूर, और वही थोड़ा क्या होगा, प्योरीफाई होकर आएगा, और वही प्योरीफाई होकर यहां पर भी आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं हुआ, बट जो मिक्स था, जो पहले था, पहले क्या था कि यहां से ब्लड यहां जा रहा था और थोड़ा सा यहां जा रहा था, मैक्सिमम यहां जा रहा था और मिनिमम यहां आ रहा था, और मैक्सिमम यहां पर जो ब्लड था कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड। मैं मान लेता हूं कि 95% क्या था, डीऑक्सीजनेटेड, और 5% हमारा क्या था, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जब शंटिंग चेंज हुई, ब्लड यहां से यहां मूव करने लग गया, ठीक है, तो पहले यहां पर गया और यहां पर ऑक्सीजनेट होकर आया, और उसके बाद यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की वो 5 से 10% हो जाएगी, बट कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, फिर थोड़ी और बढ़ेगी। मैक्सिमम कहते हैं
कि 25% ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, मैक्सिमम जा सकता है। इसके साथ अगर अदर ट्रीटमेंट और दिया जाए, बच्चे को शांत रखा जाए, उसकी ऑक्सीजन डिमांड थोड़ी कम रखी जाए। मतलब एक इंडिविजुअल स्क्वेटिंग पोजीशन बच्चे को कंप्लीट ट्रीट नहीं कर सकती, बट उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या था कि हमारे सर्कुलेशन के अंदर 62% क्या हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया के अंदर, अम्बलाइकल आर्टरी के अंदर कितना परसेंट था, 58। अब जरा देखो कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ, 4%। समझ रहे हो, 100% ऑक्सीजन तो कोई भी यूटिलाइज नहीं करता। नहीं समझे मेरी बात? तो इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा और उसका जो हाइपोक्सिक स्पेल है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? मना कर रहे थे, आ गया? ठीक है, तो हाइपोक्सिक स्पेल थोड़ा कम होगा और हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया स्क्वेटिंग पोजीशन से। अब सुनो अगला, ऑक्सीजन थेरेपी ये क्या करती है। देखो जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अगर मैं ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दूंगा तो सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है या नहीं है? तो सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फिर क्या होगा, सेम थिंग होगी। बट एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था स्क्वेटिंग पोजीशन जब हम देंगे तो साथ के साथ उसके साथ अदर मैनेजमेंट भी देना ही पड़ेगा। अब जो ब्लड फ्लो हो रहा है किससे, आयोटा सिस्टम से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसा है, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड है। तो वहां पर क्या होगा, सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा जितना O2 थेरेपी से हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? यहां पर एक दी मैंने स्क्वेटिंग पोजीशन और यहां दी मैंने O2 थेरेपी। स्क्वेटिंग पोजीशन क्या करती है, प्रमोट करती है, इट इंक्रीज सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आपने स्क्वेटिंग पोजीशन दी, सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाया, बट इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो तो डीऑक्सीनेटेड है, डीऑक्सीनेटेड है। ठीक है, अब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, वो क्या प्रमोट करता है, सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है। मैं ये मानता हूं कि स्क्वेटिंग मतलब एक सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस 100% इसके अंदर नहीं हो पाएगा। क्यों? और कंप्लीट 0% भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब परसेंटेज बढ़ी हुई मिलेगी बट इतनी नहीं कि वो 100% हो। क्यों 100% नहीं है, क्योंकि ब्लड डीऑक्सीनेटेड है। और क्यों 0% नहीं है, क्योंकि स्क्वेटिंग पोजीशन है। इतना है समझ में? ऑक्सीजन थेरेपी जब हम देंगे, जब ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जब हम ऑक्सीजन देंगे सप्लीमेंट्री, अब बच्चे को खुद मेहनत नहीं करनी ऑक्सीजन लेने के लिए, तो उसकी एक लंग्स की एक्टिविटी खत्म, एनर्जी कंज्यूम होने लगी, कंजर्व होने लग गई, है ना, ऑक्सीजन की एक्टिविटी खत्म, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अब लंग्स यूटिलाइज नहीं कर रहा उतना ऑक्सीजन जितना वो पहले कर रहा था विदाउट O2 थेरेपी। कोई भी पेशेंट आता है, किसी भी तरह का पेशेंट आता है, किसी भी डिजीज से आता है, अगर वो हाफ रहा होता है सबसे पहले लगाओ जिसको ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी कंजर्व करनी है। आया समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसकी वजह से O2 की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, सिस्मिक वस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब आप एक बात सोचकर बताओ मुझे, क्या इन दोनों में से हमारा प्रायोरिटी आंसर कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? अब आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, स्क्वेटिंग पोजीशन भी एक प्रायोरिटी है,
बट उससे भी पहली प्रायोरिटी क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी। अब इनकी बात सुन लो। डायजेपाम, फेंटानिल, ये दो काम करते हैं। ये भी हमारा सिस्टम मस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, बट साथ ही साथ ये बच्चे को रिलैक्स रखते हैं, मतलब उसकी मूवमेंट को रोकते हैं। अब बच्चा जितना मूव करेगा, जितना क्राई करेगा, ऑक्सीजन डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा एक ये है कि ये चारों मैनेजमेंट एक साथ दिए जाते हैं, तब जाकर बच्चा एक्यूट एपिसोड ऑफ साइनोसिस से रिकवर हो पाता है। बट मुझसे पूछ लिया प्रायोरिटी, तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी। अब इस क्वेश्चन के साथ कोई बच्चा मेरे पास नहीं आएगा कि सर इसका आंसर क्या है। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है, तो रटना भी नहीं अब हम इसको। लिखो फिर। अच्छा, कई जगह ये भी मिल जाएगा आपको, मॉर्फिन। क्या मिलेगा? मॉर्फिन। देखो, अगर मिडास डायजेपाम नहीं है, फिनोबाब नहीं है, तो आप मॉर्फिन को आंसर लगा सकते हो, बट नहीं लगाना। अगर है तो, अगर ये है तो नहीं लगाना मॉर्फिन को। मॉर्फिन क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। ठीक है, हमें सांसें थोड़ी रोकनी है बच्चे की, है ना? लिख लो फिर। लिखो। when patient come with acute episode when patient come with acute episode cyanotic spell when patient come with acute episode of cyanotic spell, then क्या क्या करेंगे? लिख दो। ऑक्सीजन थेरेपी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी है ना? ऑक्सीजन थेरेपी, स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन क्या होता है? ऐसे उकड़ू बैठना। ठीक है, बट एक न्यू बोर्न उकड़ू थोड़ी बैठेगा। तुम कहोगे चलो बेटा साइनोटिक्स पहले है, बैठ जाओ। तब उस बच्चे को हम देंगे नी चेस्ट पोजीशन। लिख लो, नी चेस्ट पोजीशन। डायजेपाम और फेंटानिल। फेंटानिल एक ऐसी ड्रग है ये जिसमें एक पर्सन को 7 तरह के सपने आते हैं। मतलब वो अलग ही हवा में होता है, अलग ही लेवल पर होता है। ठीक है, फैंटानिल एक ऐसी ड्रग है जो हर एक दर्द का इलाज है। ठीक है, मतलब कैंसर पेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जब वो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, तो वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो हर सेल में से पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, और फैंटानिल एक ऐसी ड्रग है जिसके लेने के बाद उसको कहीं भी दर्द नहीं रहता, अच्छे अच्छे सपने आते हैं, लाइफ इज लाइक हेवन हो जाती है। खुद मत ले लेना कभी फैंटानिल। ठीक है, तो फैंटानिल बहुत अच्छी ड्रग है। ठीक है, डायजेपाम, फैंटानिल, ये हम दे सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, इन सीवियर TOF। इन सीवियर TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। प्रोस्टाग्लैंडिन, IV प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्टर्ड, IV प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्टर्ड। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन आती है जिस नाम से, वो होता है एल्प्रोस्टैटिल। एल्प्रोस्टैटिल।
लिख लिया। एल्प्रोस्टैटिल क्या करेगी, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या यूज है, डक्टस आर्टियोसिस को पेटेंट करना। ये डक्टस आर्टियोसिस मान लो पेटेंट हो गया, हमने प्रोस्टाग्लैंडिन चला दी इसको, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से ब्लड, अब मैं मान लेता हूं कि हमने कोई अभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दे रखा जिससे हमारा क्या बढ़ जाए, पल्मोनरी सॉरी सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। ये हो गया स्टेनोसिस। ओके, अब ब्लड जो है शंट हो रहा था यहां से यहां, और यहां वॉल्यूम क्या हो गई थी, इंक्रीज। वही इंक्रीज वॉल्यूम कहां जा रही है, आयोटा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और यहां से ब्लड क्या जा रहा था, थोड़ा थोड़ा, तो यहां वॉल्यूम क्या थी, कम, यही था। जब हमने प्रोस्टाग्लैंडिन दी इसको, तो ये डक्टस आर्टियोसिस हो गया पेटेंट। तो यहां से ब्लड अब कहां मूव करेगा, यहां से यहां या फिर यहां से यहां, आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी, है ना। ब्लड गया, और अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड क्या कहां चला गया, फॉर दी ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या आएगी यहां पर, 100%। वही 100% यहां पर आएगी, समझ रहे हो। अब इसका मतलब जो कंसंट्रेशन थी डीऑक्सीनेटेड ब्लड की, वो क्या हो जाएगी, रैपिडली बहुत कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी। आया नहीं आया समझ में, तो ये काम करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ठीक है। तो लिख लो, प्रोस्टाग्लैंडिन विच कॉज dilation of ductus arteriosus, which cause dilation of ductus arteriosus. नेक्स्ट लिखो सर्जिकल मैनेजमेंट। आपको बता दो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो इंजेक्शन आता है वो 0.4 हाँ 0.5 ml का आता है एक इंजेक्शन, ठीक है। और 0.5 ml के इंजेक्शन की कॉस्ट है 12,000 रुपये, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, मतलब हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। और वो आता है एक 12,000 रुपये का, एक बच्चे को एक दिन के अंदर अराउंड 1 ml प्रोस्टाग्लैंडिन E2 चला जाता है, ठीक है। मतलब एक दिन के अंदर 24,000 रुपये का खर्चा है एक बच्चे का, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो भी बहुत बड़े हॉस्पिटल में, जो लास्ट रेफरल सेंटर है पूरे इंडिया का, ठीक है। वहां पर भी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास एक बच्चा था, और 3 दिन रहा था वो हमारे पास, ठीक है। तो 3 दिन उसको इंजेक्शन लगे थे, बट 3 दिन के बाद वो बच नहीं पाया, ठीक है। कि क्योंकि इन बच्चों में ये कोई डेफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट तो अलग ही है, इससे अलग तो अच्छा पैलेटिव मैनेजमेंट कर दो, वो बढ़िया है। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे चलता रहेगा, बच्चा जिंदा रहेगा, जैसे ही कम हो जाएगा वो अपने आप से दोबारा से वैसे हो जाएगा, और फिर साइनोस होकर वो कोलैप्स हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं और बिल्कुल डी ग्रेड के होते हैं, ठीक है। आते हैं अच्छे, बट उनकी मेंटेनेंस हो नहीं पाती टाइम टू टाइम। हमने लगा दिया इन्फ्यूजन पंप, लगा दिया, इन्फ्यूजन से जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इन्फ्यूजन पंप लगा दिया और स्टार्ट कर दिया। अब जैसे रात को अब पेशेंट बहुत सारे होते हैं, इन बिटवीन वो पंप खराब हो गया अपने आप ही, पता भी नहीं चलेगा, ना अलार्म बजेगा, तो ऐसे हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खराब होते रहते हैं, कई बार तो होते ही नहीं है, कई बार तो आईवी सेट ही नहीं होते, मतलब बड़े हॉस्पिटल में आईवी सेट भी नहीं होते, कई बार बाहर से मंगवाने पड़ते हैं सबसे, कई बार तो सीरिंज ही नहीं होती। सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है उस दिन, क्योंकि उस दिन देखो, आप गवर्नमेंट जॉब लो, आपको सैलरी पूरी मिलेगी, बट किसी की दवाई मिस मत करना, अगर वो उससे रेजिस्टेंस करने लग गया तो वो कभी भी उससे नहीं कर पाएगा रिकवर, ठीक है। जैसे हम
सोर थ्रोट होता है, मैं अजिथ्रोमाइसिन या फिर कोई अमोक्सी लेता है, ठीक है, अजिथ्रो की पूरी वो डोज नहीं लोगे तो फिर कभी इफेक्ट नहीं दिखाएगी आपके अंदर। जैसे 3 दिन 5 दिन 9 दिन ऐसे चलती है उसकी 3-5 लाइन, ठीक है। अगर आप नहीं लोगे 3 डेज 2 डेज नहीं ठीक हुआ, आराम हुआ, फिर छोड़ दी, वो रेजिस्टेंस करने लग जाएगी। तो सेम ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस करने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखना मोनोसेफ से बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उनको, क्योंकि मोनोसेफ की डोज कभी भी उनको एक्यूरेट नहीं जाती। बहुत सारी तो हमारी सीरीज में रह जाती है, बहुत सारी तो हम कैनुला नहीं लगाते, वो वैसी बाहर चली जाती है, लीक होता रहता है, लीक होता रहता है। अब क्योंकि पेशेंट बहुत सारे हैं तो सोचते हैं कि यार पहले पहले उनको देख लेंगे, बाद में इनको देखेंगे, आपने उसको बोला, उसने उसको बोला, इसको ये लगा देना, उसको वो लगा देना, वो ऐसे ही रह जाता है। ज्यादा बड़ा वार्ड होता है, 200 पेशेंट होते हैं, 300 पेशेंट होते हैं, पहले इंजेक्शन डाइल्यूट किए जाते हैं। जिसका नंबर 300 वाला होगा और डाइल्यूट अब हुआ है, तो देखना उसको कैसा इंजेक्शन जाएगा। उसकी पोटेंशियल तो बहुत खत्म हो गई। क्या उतना वर्क थोड़ी करेगा जो एक फ्रेश डाइल्यूटेड होता है, वो नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कभी भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि रेशियो कम है। 2 स्टाफ पर 300 बच्चे मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है ना। ये तो 1:1000 भी नहीं बना, 1:50 150 बन गया ना। यहां तक आया समझ में। नेक्स्ट लिखो सर्जिकल मैनेजमेंट। देख लेना, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एनएबीएच से एफिलिएटेड नहीं होगा, मेंटेन हो ही नहीं सकता वहां पर, इन्फेक्शन कभी कंट्रोल ही नहीं हो सकता। बहुत सारी डिलीवरी तो वॉशरूम में ही होती हैं, हमेशा वॉशरूम में होती है या फिर बाहर गार्डन में होती हैं। स्क्रीन लेकर भाग रहे हैं, तब तक तो बच्चा ही आ जाता है बाहर। दिल्ली का एक सफदरजंग हॉस्पिटल ऐसा है जिसके अंदर कम से कम 60% डिलीवरी बाहर पार्क में होती है, वहां पर रोड साइड होती है हमेशा। बेड होते नहीं है बाहर, वो लेटे रहते हैं, किसी भी टाइम पेन हो जाता है, और मल्टी ग्रेविटा मदर होती है मोस्ट ऑफ, बच्चा ऐसे डिलीवर हो जाता है। फिर बाद में भागो इंजेक्शन लेकर लो जी लगा देते हैं, और वहीं से बाहर की बाहर जाओ, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। बहुत खतरनाक आमा। कोई सफदरजंग गया है वैसे? कितने गए सफदरजंग? 1 2 3। आप सफदरजंग में घुसोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये हॉस्पिटल है या पार्क है। सुबह शाम किसी टाइम देख लो, रात को देख लो, सुबह देख लो, शाम को देख लो, वहां भीड़ ही भीड़ रहेगी। जहां रास्ते होंगे वहां पर भी लेटे हुए होंगे बंदे। बहुत बेकार हालत है वहां की। नेक्स्ट लिखो सर्जिकल मैनेजमेंट। बट अगर एम्स नॉरसेट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप सफदरजंग को रखना, ठीक है, क्योंकि वहां स्टाफ की जरूरत है यार। तुम क्या है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जब आपका एम्स नॉरसेट होगा तब मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली एम्स मैंने केवल 1 दिन के लिए ज्वाइन किया था, बस केवल 1 दिन के लिए। मतलब जिस दिन ज्वाइन किया मुझे डायलिसिस यूनिट मिली, बहुत बढ़िया वार्ड था, उसी दिन छोड़कर आ गया था मैं। अभी तो मुझे भी नहीं पता कहां पर हूं मैं। ओके, वो उस टाइम बताऊंगा मैं आपको रीजन। बट दिल्ली एम्स में चुनना, अगर आपके पास कोई चॉइस हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो आरएमएल हो, लेडी हार्डिंग हो, सफदरजंग हो, सबसे पहली प्रायोरिटी आप उसको रखना। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन मैं आपको उसका बहुत सारे बेनिफिट और रैशनल भी बताऊंगा, क्योंकि मैं ये चीज देख चुका हूँ ऑलरेडी। दोनों चीज देख चुका हूँ, सेंटर को भी और स्टेट को भी, और आपके ऑटोनोमस बॉडी जिसको बोलते हैं हम एम्स। ओके, अब यहां पर बात करते हैं। हाँ, अगर आपके घर के आसपास पड़ता तो बात अलग हो जाती है, नहीं तो जरूरी नहीं है। सर्जिकल मैनेजमेंट। खुश मत हो, अभी नहीं मिली है तुम्हें नौकरी वहां पर।
तो ऐसे खुश हो गए जैसे कल ही तुम्हारी ज्वाइनिंग है, कल ही तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं एम्स लूंगा, मैं ये लूँ। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट दो तरीके से हम करते हैं इसके अंदर, एक पैलेटिव सर्जरी और एक डेफिनेटिव सर्जरी। पैलेटिव सर्जरी वो सर्जरी होती है जो हम कुछ टाइम पीरियड के लिए चला सकते हैं ताकि बच्चा कुछ चीजों से रिकवर हो जाए। मे भी बच्चे को निमोनिया हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसको ट्रीट करने के लिए अभी टाइम लगेगा। जैसे मान लो बच्चा डाउन सिंड्रोम का था हमारा, उसको क्या था, उसको कोई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट था, तो हम ऐसी कंडीशन में पैलेटिव सर्जरी कर सकते हैं। पैलेटिव सर्जरी जो एक डेफिनेटिव सर्जरी नहीं होती, बट सिम्टम के रिलीफ करने के लिए हम कर सकते हैं। आया नहीं आया समझ में व्हाट इज पैलेटिव सर्जरी? तो लिखो इसके अंदर, सबसे पहले लिखो मॉडिफाइड modified Blalock-Tuzing modified Blalock-Tuzing shunt modified Blalock-Tuzing shunt, इसमें लिखो बीटी शंट, मतलब इसमें लिखो, लिखो in this operation pulmonary artery in this operation pulmonary artery attach with subclavian attach with subclavian or carotid artery, so that pulmonary circulation so that pulmonary circulation increases so that pulmonary circulation increases। ओके, नेक्स्ट लिखो पॉट्स ऑपरेशन। पॉट्स ऑपरेशन इसमें लिखो creating an anastomosis between pulmonary artery and descending aorta नेक्स्ट लिखो वाटर स्टोन ऑपरेशन, लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी वाटर स्टोन ऑपरेशन। वाटर स्टोन ऑपरेशन, इसमें आपने बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखनी है जैसे मैंने आपको पॉट्स ऑपरेशन में लिखवाई है, बस जहां पर मैंने डिसेंडिंग आयोटा लिखवाया वहां पर आपने लिखना है असेंडिंग आयोटा। ओके, लिख लिया आप सबने? अब यहां पर ध्यान दो एक बार, सबसे पहले बताता हूं मॉडिफाइड बीटी शंट क्या होता है। मॉडिफाइड बीटी शंट के अंदर हमने क्या किया, ये हो गया हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और हमारे आयोटा से निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो दो पार्ट में डिवाइड होती है,
इसमें से एक होती है कैरोटिड और एक होती है सबक्लेवियन। यहां पर ऑपरेशन में क्या क्या उन्होंने उन्होंने क्या किया, एक शंट लिया, मतलब एक पाइप लिया, और उस पाइप से लेकर क्या किया, आया नहीं आया समझ में? अगर मुझे इन तीनों के अंदर एक प्रायोरिटी निकालनी पड़े, इन तीनों में से, तो वो है आपका मॉडिफाइड बीटी शंट। ठीक है, तो ये पैलेटिव है, मतलब ये डेफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नेक्स्ट लिखो डेफिनेटिव सर्जरी। प्रायोरिटी का रीजन ये है कि जब फ्यूचर में हम इसको डेफिनेटिव सर्जरी के लिए लेकर जाएंगे, तो ये जो हम शंट है, ये शंट हम
कार्डियक कैथेटराइजेशन से इजीली निकाल सकते हैं, उसको इजीली बंद कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, जब ये एनेस्मोसिस होता है, ठीक है, जब भी एनेस्मोसिस होता है तो इसमें चांसेस हो जाते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन के, ठीक है। कोलेटरल सर्कुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं मॉडिफाइड वीटी शंट को। आया नहीं आया समझ में? क्या आपको इतना डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट देखो डेफिनेटिव सर्जरी। डेफिनेटिव सर्जरी में लिखो बाय डायरेक्ट रीजन, by direct vision, open heart, by direct vision, open heart, open heart surgery, open heart surgery to be done, open heart surgery to be done for the closure of, for the closure of VSD, for the closure of VSD and removing some cardiac tissue and removing some cardiac tissue to treat pulmonary stenosis. To treat pulmonary stenosis. ठीक है, समझ में आया आप सबको? तो अभी ये है नहीं तो आज के लिए काफी है इतना। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आज कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट पूरा कंप्लीट करवा देता, थोड़ी दया मुझ पर भी करो। ओके क्लास, मेरी बात सुनो। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, फीटल सर्कुलेशन एंड पोस्ट नेटल सर्कुलेशन, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसको कंप्लीटली भूल जाओगे, ये कॉन्सेप्ट इसके भूल जाओगे जो मैंने आज आपको समझाया है। आज आपको लग रहा होगा कि हमें आ गया, ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा, ठीक है, आप इनको भूलते चले जाओगे। तो इनको रिवाइज करते रहना, कोई भी डाउट हो, ठीक है, जो बात मैंने कही कि जो ऐसे डाउट मत लेकर आना, ये मत लेकर आना, तो अलग रखते हैं। आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शायद नेक्स्ट मंथ होगी, ठीक है, ये क्लास हो रही थी बीच में, और मैं भी एक बीच में एक और सर शायद कह रहे थे कि आना पड़ेगा, तो देखते हैं। अब नेक्स्ट मंथ में क्लास होगी, नेक्स्ट मंथ में क्लास होगी तो इसका मतलब ये मत भूल जाना कि पीडियाट्रिक्स कोई चीज पढ़ाई भी या नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 दिन का गैप हो जाए आप चीजें भूल जाते हो, है ना। तो रिवाइज करते रहना, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।